हेलो, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ ऐसा एंड कुछ ऐसा। अब आप सोच रहे होगे कि ये करने में कौन सी बड़ी बात है, कंडीशनल रेंडरिंग थोड़ा बहुत तो बेसिक आपने बताया था, वही यूज़ करना और कर लेंगे। तो डेफिनेटली आज कंडीशनल रेंडरिंग ही हम लोग करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बेसिकली उसके बारे में। अब क्योंकि पढ़ने वाले हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। कंडीशनल रेंडरिंग ही है, लेकिन सिर्फ उतना नहीं जितना आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो टर्नरी ऑपरेटर लगा के एंड काम हो जाएगा हमारा, लेकिन इतना ही नहीं होता है। कंडीशनल रेंडरिंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती है एंड वो काफ़ी सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली मैंने यूज़ केस बता दिया कि कभी भी आपको कंडीशनल रेंडरिंग करनी हुई, कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब कुछ ऐसा होता है। देखो, जैसे मैंने शो कंटेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका कंटेंट दिख रहा है। मैंने हाइड कंटेंट पे क्लिक किया, ये हाइड हो चुका है, ठीक है। अब ये तो बेसिक था। अब इसका अगर और प्रैक्टिकल यूज़ केस आप देखना चाहो तो आप लॉग आउट करते हो। लॉग आउट करने पर आपकी डिफरेंट चीज़ें दिख रही होती है। अकाउंट्स वगैरह आपके जो भी डिटेल्स वगैरह होती है अकाउंट्स में, वो रिमूव हो जाते हैं। एंड जैसे ही लॉग इन करते हो आपकी डिटेल्स आ जाती है एंड लॉग इन होने पे काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज एडिशनल मिलती हैं आपको। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप कंडीशनल रेंडरिंग के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो हालांकि लॉग इन वगैरह में तो डेटाबेस भी इन्वॉल्व होता है, बट बेसिक देखेंगे बिना डेटाबेस के। तो जैसे शो कंटेंट कर रहे हैं, कंटेंट शो हो रहा है। जैसे हाइड कंटेंट कर रहे हैं, कंटेंट हाइड हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो यही छोटी मोटी चीज़ें देखेंगे कैसे करते हैं, फिर डेप्थ में तो जाएंगे ही हमेशा की तरह। तो फटाफट थोड़ा सा नोट्स में आ जाते हैं एंड फिर कोड में भी जाएंगे। तो कंडीशनल रेंडरिंग आज का टॉपिक है हमारा, कंडीशनल रेंडरिंग। दैट मीन्स किसी भी कंडीशन के बेसिस पे कोई कंपोनेंट या कंपोनेंट ही कह लो, कोई कंपोनेंट रन करना। किसी भी कंडीशन के बेसिस पे कोई कंपोनेंट रन करना। अगर कंडीशन ए है तो कोई अलग सा कंपोनेंट रन कर देना है, कंडीशन बी है तो कोई अलग सा कंपोनेंट रन कर देना है, और अगर कोई और कंडीशन है तो कंपोनेंट रन करना ही नहीं है, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। बाकी तो अच्छे से भी समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। रिएक्ट डज नॉट हैव इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड JSX। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि इफ एल्स भी यूज करेंगे। आप आगे बोलोगे आपने तो बोला था इफ एल्स यूज नहीं करना है, रिएक्ट डज नॉट हैव इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड JSX। तो यहाँ पे ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। रिएक्ट डज नॉट हैव इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड JSX, ठीक है, इनसाइड JSX मतलब कि ये जो हम लोग करली ब्रेसेस लगाते हैं। अबे यार, ये पेंट है मेरा ना, मरा चुका है। ऑल राइट। तो ये अगर मान लो मैंने यहाँ पे H1 लिखा है, या H1 हटाते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एक डिव बनाया है एंड यहाँ पे हमारा डिव क्लोज हो रहा है। अब इसके अंदर हमें जावा स्क्रिप्ट वगैरह लिखना है तो हम इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं डेफिनेटली। तो ये हमारा पूरा का पूरा JSX हो गया, इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ऑल राइट। तो अब इसके अंदर जो हम जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं करली ब्रेसेस लगा के, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस यूज करने होते हैं, स्टेटमेंट आप यूज नहीं कर सकते। इफ एल्स एक स्टेटमेंट है तो ये आप यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अब अगर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर ही नहीं सकते हैं तो कंडीशनली रेंडर कैसे करेंगे हम लोग किसी भी चीज को। कंडीशनली मतलब कंडीशन के बेसिस पे कि ये कंडीशन ट्रू है तो ये करना है, नहीं तो फिर ये करना है। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे करेंगे तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, बट यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो कि इनसाइड JSX के अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। JSX के अंदर बाहर कर सकते हैं। ऑल राइट। Instead, we use conditional rendering to decide what to show, है ना। हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं। अब कंडीशनल रेंडरिंग करने के ही बहुत सारे तरीके हैं, सारे तरीके हम लोग देखेंगे। तो कंडीशनल रेंडरिंग से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस टाइम पे क्या दिखाना है, ठीक है, किस कंडीशन पे क्या स्पेसिफिक चीजें हमें दिखानी है। कंडीशनल रेंडरिंग मीन्स डिस्प्लेइंग UI एलिमेंट्स बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस और स्टेट्स। बे यार, ये पता नहीं क्या हो जाता है पेन टैब में। तो काफ़ी बदला सा लुक लग रहा होगा अभी मेरा, क्योंकि अभी मैं ये वीडियो शाम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह में हमारा पेन टैब खराब हो गया एंड पूरा मूड ही बिगड़ गया। काफ़ी ट्राई किया मैंने ठीक करने का, बट कुछ चीज़ें वर्क कर रही हैं, कुछ चीज़ें क्लिक्स वगैरह वर्क नहीं कर रही हैं उसमें, प्रॉपरली लिख भी नहीं पा रहा हूँ। तो अब कुछ कर नहीं सकता उसमें। मैं देखता हूँ, शायद नया ही लेना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अंडरलाइन कर करके समझा दूंगा। तो थोड़ी बहुत तो डिफ़िकल्टी आएगी आपको समझने में, एंड मेरे लिए भी मुश्किल होगा थोड़ा सा समझाना, क्योंकि बिना लिखे थोड़ा अजीब सा लगता है। खैर कोई नहीं, पीछे नहीं हटेंगे हम लोग, समझ के ही जाएंगे, ठीक है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे समझाऊंगा देखो। तो मैं बता ये रहा था कि कंडीशनल रेंडरिंग मीन्स डिस्प्लेइंग UI एलिमेंट्स बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस और स्टेट्स। स्टेट्स का आइडिया आपको है,
कंडीशंस वगैरह आपको पता है, कुछ कंडीशन लगाते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो चेक कर रहे होते हैं ये कंडीशन सही है या नहीं। स्टेट में भी कोई वैल्यू ही होगी डेफिनेटली, ट्रूथी वैल्यू या फॉल्सी वैल्यू। तो ट्रूथी एंड फॉल्सी के बेसिस पे इफ एल्स नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी आपने कर रखा है ना, तो ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू के बेसिस में ही कंडीशन चेक होती है डेफिनेटली। अच्छा, तो कंडीशंस वगैरह लगा रहे होंगे, कंडीशंस या स्टेट्स, उनके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे इसके बेसिस पे कि हमारा कौन सा कंपोनेंट रन होगा एंड कौन सा कंपोनेंट रन नहीं होगा। तो इतनी सी बात है, मैं आपके साथ है। और ये कैसा लैंग्वेज था, खैर आगे बढ़ते हैं। तो इतना सा आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इफ एल्स स्टेटमेंट का, कंडीशंस वगैरह, टर्नरी ऑपरेटर का, और अगर नहीं भी है तो अभी आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इफ एल्स के हेल्प से हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करा सकते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि मैंने बताया था कि भैया आप भूल तो नहीं गए, शाम में आ रहे हो इसलिए कहीं भूल तो नहीं गए कि इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे यूज़, लिखी तो नहीं पाऊंगा मैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने ये भी तो बोला था ना कि इफ एल्स स्टेटमेंट आप JSX के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। हमारा कुछ JSX, अभी मैं कैसे बताऊं, ये समझ लो, यहाँ पे एक डिव ओपनिंग टैग, यहाँ पे एक इस तरह से क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग JSX लिख रहे होते हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा JSX है, यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस इंसर्ट करने होते हैं, स्टेटमेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने बोला था। ये थोड़ी बोला कि इफ एल्स स्टेटमेंट यूज ही नहीं कर सकते, JSX में नहीं कर सकते, बाहर तो कर ही सकते हो। तो डेफिनेटली वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि कंडीशनल रेंडरिंग कर कैसे सकते हो। और एक एग्जांपल अभी जस्ट मैंने आपको दिया था, है ना, एक आउटपुट दिखाया था मैंने, कुछ तो था, मैसेज आ रहा हो, मैसेज हाइड कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपको पता होगा, अभी जस्ट आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसको आप लोग कंसिडर करके रखना, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी में। अभी मैं इसको यहाँ पर से हटा देता हूँ। और ये हमारा एक वीट का एप्लीकेशन है, इतना तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। काफ़ी सारे हम लोगों ने लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं एंड प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों ने काफ़ी सारे बना लिए हैं। तो डेफिनेटली अब इतना आइडिया होगा कि मैं वीट यूज़ कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ कभी मन होता है तो टेलविंड CSS यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप इंस्टॉल कर लेना जैसे भी आपको करना है, आपको आइडिया है ही। ऑलराइट, तो अभी मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ, ताकि कोई अगर मोबाइल में भी देख रहा हो तो उसे अच्छे से दिख पा रहा हो। ठीक है, इतना जूम काफ़ी है, इतना सा रखते हैं तो मुझे भी अच्छा रहेगा देखने में। तो अभी यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन भी हो रहा है। ठीक है, अब कराना है कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग मतलब कुछ कंडीशन के बेसिस पे हमें कंपोनेंट अलग सा कुछ रेंडर कराना है एंड अगर कंडीशन चेंज हो जाता है तो कुछ अलग रेंडर कराना है। तो कैसे कराएंगे आओ देखते हैं। यहाँ पे देखो रिटर्न कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऐप कर रहे हैं रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे ऐप बेसिकली एक डिव टैग है जिसके अंदर ऐप है, रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वो दिख रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कुछ और रिटर्न कराना चाहूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक H1 रिटर्न करा जाना चाहता हूँ, हेलो स्कूल फॉर यू, तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, हेलो स्कूल फॉर यू। ऑल राइट, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं यूज़र को, जब यूज़र लॉगिन करता है तो लॉगिन होने पे कुछ और दिखाना चाहता हूँ एंड अगर वो लॉगिन नहीं होता है तो मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा कैसे दिखाऊंगा, मान लो यूज़र लॉगिन है तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वेलकम बैक यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, लॉग्ड इन, ठीक है ना, देख लेना आप लोग, यू आर लॉग्ड इन। ऑल राइट, वेलकम बैक यू आर लॉग्ड इन। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ जब यूज़र लॉगिन होता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूंगा, कॉन्स्ट इज लॉगिन इज इक्वल टू, अगर ट्रू है तो ही ये दिखाना है। तो डेफिनेटली मैं ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये मैं इफ कंडीशन के अंदर डाल दूंगा, इफ वाले ब्लॉक के अंदर। तो इफ इज लॉगिन अगर है हमारा, दैट मीन्स लॉगिन अगर ट्रू है हमारा, तो यहाँ पे ये चलाना है। ठीक है, तो ही यहाँ पे ये चलाना है। अगर लॉगिन हमारा ट्रू है तो ही आपको पता है कि ये इफ वाला रन करे। ट्रूथी फॉल्सी वैल्यू, नॉर्मल इफ एल्स वगैरह आपने थोड़ा बहुत कर रखा है, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और अगर नहीं कर रखा है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझो कि यहाँ पे अगर कोई ट्रूथी वैल्यू है या कोई वैल्यू है नॉर्मली तो ट्रू कंसीडर होगा एंड यहाँ पे आपके पास ये रिटर्न हो रहा होगा। ठीक है, देखो ट्रूथी का एक बार आइडिया दे ही देता हूँ मैं। कुछ स्ट्रिंग लिख रहे हो ये आपका ट्रू कंसीडर होता है, ट्रू लिख रहे हो तो डेफिनेटली ये ट्रू कंसीडर होता है एंड कुछ नंबर वगैरह लिख रहे हो तो ये भी आपका ट्रू वैल्यू है, ट्रूथी वैल्यू है। तो डेफिनेटली इन सारी की सारी चीज़ों को, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, दैट मीन्स ये ट्रूथी वैल्यू है। ठीक है, कुछ इस तरीके समथिंग लाइक दैट, जाके देख लेना अच्छे से और अगर देखना है तो यहाँ पर अगर लॉगिन है तो ये वाला चल जाएगा, रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। लेकिन अगर लॉगिन नहीं है तो, फॉल्स है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने बताया नहीं है कि अगर लॉगिन नहीं है तो क्या करना है। लॉगिन होगा तो ये चलेगा, रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर से ये। लेकिन अगर लॉगिन नहीं है तो मैं यहाँ पे एक और रिटर्न स्टेटमेंट दूंगा
और यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि प्लीज़ लॉगिन। आप लॉगिन नहीं है, प्लीज़ लॉगिन कीजिए। ठीक है, तो अगर लॉगिन है तो ये वाला बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा एंड यहीं पर से ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट दिखेगा। लेकिन अगर ये नहीं होता है, जो कि नहीं है, फॉल्स है, तो ये वाला तो रन ही नहीं होगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये वाला रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा प्लीज़ लॉगिन। और अगर लॉगिन है, जैसे मैंने लॉगिन यहाँ पे ट्रू कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा वेलकम बैक, यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकता हूँ। ये इफ़ करते जाना है बस। जावास्क्रिप्ट अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए बहुत ईजी है। जैसे मैं यहाँ पे एक और सिनेरियो ले लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए बी सी। तो मान लेते हैं ऑप्शन अगर ए है तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा चेक ही करना चाहता हूँ कंडीशन। ऑप्शन अगर हमारा ए के इक्वल है तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कंपोनेंट ए मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। और अगर गलत लिख दिया क्या, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन अगर हमारा ए के इक्वल है तो कंपोनेंट दिखाना चाहता हूँ, और इसे रहने दो और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऑप्शन अगर हमारा बी के इक्वल है तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बी दिखाना चाहता हूँ, और चाहो तो और इसे कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, एक मिनट, और इसे कॉपी पेस्ट कर लो इस तरीके से। अगर ऑप्शन हमारा सी के इक्वल है तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट सी दिखाना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई अदर कंपोनेंट दिखाना चाहता हूँ। कंपोनेंट हमने बनाया नहीं अभी, बस ऐसे ही खेल रहे हैं H1 लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन अगर ए है तो ये वाला कोड रिटर्न होगा, अगर ऑप्शन बी है तो ये वाला कोड रिटर्न हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। एंड अगर ऑप्शन सी है तो ये वाला कोड रिटर्न हो जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं है ऊपर में से तो डेफिनेटली ये वाला रिटर्न होगा ही होगा लास्ट में। ऑल राइट, तो यहाँ पे आके देख लेते हैं अभी क्या रिटर्न हो रहा है, कंपोनेंट ए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन में ए दे रखा है। अगर ऑप्शन में बी कर दे तो बी से मैच हो जाएगा, बी रिटर्न होगा। समझ में आई बात? ए था तो ए से रिटर्न होके ये रिटर्न, ए से मैच होके ये वाला रिटर्न हो रहा था। ठीक है, और अगर ये रिटर्न नहीं होता है तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, इसके पास जाएगा, देखेगा कि क्या बी मैच हो रहा है, डेफिनेटली बी मैच हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला रिटर्न हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ऑल राइट, और अगर मैं यहाँ पे सी कर दूँ मैं यहाँ पे, तो आप समझिए कि कंपोनेंट सी आएगा। और अगर मैं कुछ रैंडम सा अलग दे दूँ, डी ई एफ कुछ भी, तो यहाँ पे अदर कंपोनेंट आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था। तो इसको क्या करें, इतना सा कोड तो आपके पास यहाँ पे दे ही रखा है, ये देखो कोड तो दे ही रखा है, तो कोड का तो टेंशन लेना ही नहीं है। मैं इसे हटा दूँ या एक अलग कंपोनेंट में डाल दूँ, लो कंपोनेंट में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इफ़ वाला कंपोनेंट में दे देता हूँ, if.jsx, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा। बाहर चला गया क्या, इसको src के अंदर ही डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ नोट्स, तो और इसको इफ़ को नोट्स के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, एक कंपोनेंट हो गया आपका। ऑल राइट, तो अभी आगे क्या करना है, अभी आगे हमें यहाँ पे देखना है कि कंडीशनल रेंडरिंग और किस तरीके से करा सकते हैं। तो बस ये ध्यान में रखना, डोंट ट्राई टू यूज इफ इनसाइड JSX टैग्स। ठीक है, JSX के अंदर आप यहाँ पे वो करली ब्रेसेस वाला जो सिंटैक्स, वहाँ पे आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करने का ट्राई मत करना, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, स्टेटमेंट नहीं। तो ये ध्यान रखना। रिएक्ट कंपोनेंट कैन रिटर्न डिफरेंट JSX डिपेंडिंग ऑन लॉजिक, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने करके देख लिया। तो यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, भर भर के आप यूज़ करोगे। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके ही कंडीशनल रेंडरिंग कर रहे होगे। ठीक है, कैसे करना है तो वो देखो, यहाँ पे सिंटैक्स बहुत ही बेसिक सा है, आपने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ रखा होगा कि यहाँ पे दो चीज़ें होती है। सबसे पहला तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होता है और यहाँ पे कोलोन होता है, और तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा कंडीशन, दूसरा पार्ट होता है हमारा कंपोनेंट ए, और तीसरा पार्ट होता है हमारा कुछ कंपोनेंट यहाँ पे दे रखा है। बाकी टर्नरी ऑपरेटर में यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं, एक कंडीशन हो जाता है, अगर ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। कुछ इस तरीके से होता है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे तो हम लोग कंपोनेंट रेंडर कराना है, तो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह डाल के खेल रहे होंगे। कर कुछ और भी सकते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कंडीशन अगर आपके पास ट्रू होता है तो ये जो पहला वाला ब्लॉक ऑफ कोड दिख रहा है ना, ये एग्जीक्यूट होगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो पहला वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है, आपका कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो दूसरा वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। बस ये ध्यान रखना, ट्रू होगा तो पहला वाला, फॉल्स होगा तो लास्ट वाला। ठीक है, आ जाओ, अब इधर आ जाओ। तो देखो कैसे करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे वही सेम वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट इज लॉगिन इज इक्वल टू ट्रू दे देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ, मुझे अगर यहाँ पे JSX
यूज़ करना है डेफिनेटली, और उसके अंदर मुझे जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करना है, तो कुछ इस तरीके से मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं अब इस तरीके से लिख सकता हूँ, इज लॉगिन क्वेश्चन मार्क, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो पहला वाला जो यहाँ पे सबसे पहले तो कंडीशन आ जाएगा, फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाला जो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है और दूसरा वाला जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट डाल सकते हैं कि अगर कंडीशन आपका ट्रू है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक बना देता हूँ कि लॉग्ड इन, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से बना देता हूँ प्लीज़ लॉग इन, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से सजा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट करता हूँ, ये देखो, इसको क्लोज करते हैं। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 पार्ट है, सबसे पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला तो कंडीशन हो गया आपका, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो मैंने बताया था कि पहला वाला ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके बाद वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो कंडीशन अभी क्या है, ट्रू है, तो डेफिनेटली अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, लॉग्ड इन, यहाँ पे देखो आपके पास लॉग्ड इन दिख रहा होगा। और अगर कंडीशन में यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, ठीक है, तो आपके पास ये वाला एग्जीक्यूट ना होकर ये वाला हो जाएगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल है ये, और मैक्सिमम टाइम ये यूज़ कर रहे होते हैं हम, मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। इतनी सी बात है, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ट्रू है तो पहला वाला, फॉल्स है तो दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा, ऑल राइट। और कुछ नोट है आपके लिए, अवॉइड कॉम्प्लेक्स टर्नरी विथ मल्टीपल क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो मल्टीपल आपको नेस्टिंग नहीं करनी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। थोड़ी बहुत नेस्टिंग हो सकती है, 1 लेवल 2 लेवल तक फिर भी चलती है, लेकिन और ज़्यादा नेस्टिंग आपको नहीं करना है, अदरवाइज कोड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, रीडेबिलिटी बिगड़ जाएगी कोड की। जैसे कि मैं यहाँ पे वही सेम ऑप्शन वाला एग्जांपल देता हूँ, कॉन्स्ट ऑप्शन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ए फिलहाल के लिए दे देता हूँ। तो ये वाला कोड आप एक बार ध्यान में रखो, ठीक है। ये वाला कोड कितना प्यारा लग रहा था देखने में कि अगर ये है तो ये होगा एग्जीक्यूट, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, नहीं तो ये हो जाएगा। अब वही मैं आपको ये टर्नरी ऑपरेटर से करके दिखाता हूँ कि अगर ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन अगर आपका ए है तो यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट ए एग्जीक्यूट हो जाएगा डेफिनेटली। अगर ये ट्रू है तो पहला वाला आपके पास एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, कंपोनेंट ए आ जाएगा। और अगर ये फॉल्स है तो आपके पास अदर कंपोनेंट्स आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर था, एक टर्नरी ऑपरेटर अभी तक हमने यूज़ किया, नेस्टिंग नहीं की है, तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है। तो कंपोनेंट ए आ रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पे कुछ और दे दूँ, एक मिनट रुक जाओ, वहीं अगर मैं यहाँ पे बी दे दूँ तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अदर कंपोनेंट। लेकिन अदर कंपोनेंट मुझे नहीं दिखाना है, मुझे और नेस्टिंग थोड़ी सी करनी है, तो मैं इसे थोड़ा सा और कंडीशन लगाऊंगा इसी में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे हटा के ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा आपके पास टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके ये पूरा का पूरा हमने लिखा है। तो अगर ए है तो आपके पास ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे बी एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, कंपोनेंट बी, ये वाला नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको हटा के दोबारा से इस तरीके से कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ध्यान से देखो, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आप सोच समझ के यूज़ करना, कोड की रीडेबिलिटी बिगड़ जाती है। यहाँ पे ऑप्शन ए है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन कुछ और है, बी है, तो मैं यहाँ पे अदर कंपोनेंट नहीं, मैं बी वाला कंपोनेंट एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। और अगर कोई और ऑप्शन होता है तो मैं अदर कंपोनेंट एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप एक बार और टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लो और एक बार चेक कर लो कि अगर ऑप्शन बी है तो बी वाला करा देंगे, नहीं तो अदर कंपोनेंट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पूरा का पूरा वापस से पेस्ट कर दिया कि अगर बी है, देखो ए नहीं है तो ही यहाँ पे आएगा इस वाले में पोर्शन में। तो यहाँ पे अगेन ये चेक कर रहा होगा कि बी है अगर, तो यहाँ पे आप कंपोनेंट बी रेंडर करा दो, और अगर बी नहीं है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। फॉर्मेट करते हैं अगेन, तो कुछ इस तरीके से आपका ये कोड दिख रहा होता है। अभी यहाँ पे कंपोनेंट बी आपको दिख रहा है, और अगर सी डालोगे तो डेफिनेटली आपको अदर कंपोनेंट दिख रहा होगा, और अगर ए डालोगे तो ए डालने पे तो ये पहला वाला यही एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो कंपोनेंट ए दिख रहा होगा। क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग गया? ये देखो मैंने बोला कि दो टर्नरी ऑपरेटर जो होते हैं आपके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला तो कंडीशन ही है, तो उसे भूल जाओ, बाकी बचे 2 पार्ट। ट्रू होता है तो पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, फॉल्स होता है तो लास्ट वाला जो दूसरा वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स है तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा।
तो मैंने बोला और कंडीशन लगाने हैं मुझे, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक और टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लिया और मैंने बोला कि ऑप्शन अगर बी है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट बी दिखा दो, नहीं तो यहाँ पे अदर कंपोनेंट दिखा दो। ठीक है, मैं यहाँ पे और कंडीशन लगा सकता हूँ इसी तरीके से। ये वाला जो आपके पास पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर है, मैं यहाँ पे इसे हटा के और लगा सकता हूँ इस तरीके से कि अगर ऑप्शन आपके पास सी है तो यहाँ पे कंपोनेंट सी रेंडर हो जाएगा, अदरवाइज अदर कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। तो अभी देखो ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। अगेन वही सेम बात, अगेन वही सेम, यहाँ पे इस तरीके से रख देते हैं इसको ताकि कोड थोड़ा सा रीडेबल लगे। हालांकि ये रीडेबल लगेगा नहीं, अगर ज़्यादा नेस्टिंग करते हो तो रीडेबल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए है तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा चलेगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा चलेगा तो इसमें भी आपके कंडीशन चेक होंगे कि अगर बी है तो ये बी वाला रिटर्न कर देना, अदरवाइज ये पूरा का पूरा चल जाएगा। फिर इसमें भी चेक हो रहा है कि अगर सी है तो ये रिटर्न कर देना, अदरवाइज ये चल जाएगा। तो कई चीज़ इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ये, तो इसलिए यहाँ पे मैंने नोट्स में दे रखा है कि अवॉइड कॉम्प्लेक्स टर्नरी विथ मल्टीपल क्वेश्चन मार्क, जो भी यहाँ पे दे रखा है। मल्टीपल बेसिकली नेस्टेड ऑपरेटर, यहाँ पे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है, नेस्टिंग नहीं करना है, ये ध्यान रखना। नेस्टिंग अगर करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा ये, उससे बेटर है कि आप वो इफ एल्स वाला स्टेटमेंट यूज़ कर लो। ठीक है, अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो, अदरवाइज तो टर्नरी ऑपरेटर बेस्ट है। अगर एक आध कंडीशन है टर्नरी ऑपरेटर बेस्ट है, मल्टीपल कंडीशंस है इफ एल्स वाला स्टेटमेंट बेस्ट है। ठीक है, कोड रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टर्नरी ऑपरेटर आपको समझ में आ गया। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी मैं एज ए नोट्स दे देता हूँ आपको, ये लो, ये भी दे दिया आपको, टर्नरी .jsx। बट मुझे यही समझ में नहीं आता कोड चाहिए क्यों आपको, खुद से क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने गिटहब में पुश नहीं किया था, मुझे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि गिटहब में कोड दे दो, बट इसके कोड का आप क्या करोगे, खुद से बनाओगे तब तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना, बाकी इस कोड का आप क्या ही कर लोगे, है ना। तो अभी यहाँ पे एंड ऑपरेटर का थोड़ा सा यूज़ समझना है हमें कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर किस, देखो जावा स्क्रिप्ट में जो मैंने बताया, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें पहले ही मैंने बता दी थी। शॉर्ट सर्किटिंग मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने वहाँ पे बताया था कि शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह जो है रिएक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग वगैरह कराने वाले, तो बहुत सोच समझ के वहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था, जिससे कि आपका बहुत एडवांस लेवल पे जावा स्क्रिप्ट कवर हो जाए, एंड फिर आप रिएक्ट वगैरह या आगे बैकएंड वगैरह भी करते हो तो वो भी आप आसानी से कर पाओ, है ना। वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके मैंने बताया था। और उसी तरीके से मैं रिएक्ट भी डिज़ाइन कर रहा हूँ कि अगर ये आपको प्रॉपर तरीके से आ गया, आप आगे नेक्स्ट जेएस में भी जा सकते हो, है ना। फ्रंट एंड तो पूरा का पूरा संभाल लोगे आप। तो यहाँ पे RAFC, ऑल राइट। एंड अब हमें कुछ ऐसा करना है कि अभी तक तो हमें ऐसा कुछ चाहिए था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर दो, और अगर नहीं है तो कुछ और एग्जीक्यूट कर दो। ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, ऐसा भी केस आपके पास आ सकता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी हमें एग्जीक्यूट कराना, और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है, नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपके लिए ले रखा है नोटिफिकेशन वाला, कि अगर आपके पास मैसेज है तभी मैसेज दिखाना है, अगर मैसेज नहीं है तो फिर क्या दिखाओगे, मैसेज नहीं है अगर तो फिर क्या दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से कंडीशन लगाना चाहो, मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ही बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हैज़ मैसेज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कुछ मैसेज ले लेता हूँ, हाय मुस्कान कैसी हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं डेफिनेटली JSX यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँगा, हैज़ मैसेजेस, अगर मेरे पास मैसेजेस हैं। तो अब ये तो आपको पता चल ही गया है किस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं। एक मिनट रुक जाओ, अगर मैसेज है तो यहाँ पे समथिंग 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 होगा, नहीं है तो यहाँ पे समथिंग 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 होगा। ठीक है, तो अगर मैसेज है तो डेफिनेटली मैं मैसेज दिखाना चाहता हूँ, मैसेज रिटर्न हो जाएगा, और अगर मैसेज नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बताओ आप, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आप क्या दिखाओगे अगर नहीं है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप फंस गए, तो फिलहाल के लिए तो आप नल दिखा सकते हो, ये एक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और ये क्यों लगा दिया मैंने, तो अभी यहाँ पे आके ध्यान से देखो आप क्या दिख रहा है, आपके पास आ रहा है हाय मुस्कान कैसी हो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, और इसको डिब में रैप कर दो, एक्चुअली सॉरी H1 में रैप कर दो, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एज अ वेरिएबल इसे यूज़ करना है तो कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा इसे सजा लेते हैं कुछ इस तरीके से।
तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैसेज है तो मैं यहाँ पे H1 के अंदर ये मैसेज दिखाना चाहता हूँ, और अगर मैसेज नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, नल दिखाना चाहता हूँ। ये देखो हाय मुस्कान कैसी हो आ रहा है, क्योंकि हमारे पास मैसेज है अभी। लेकिन अगर हमारे पास मैसेज ना हो तो, अगर हमारे पास मैसेज ना हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हो कि अगर है तो इस तरीके से दिखा दो, अदरवाइज नल कर दो। बट इससे भी बेटर ऑप्शंस हैं आपके पास। इससे बेटर ऑप्शन है आपके पास शॉर्ट सर्किटिंग वाला। शॉर्ट सर्किटिंग अगर आपने नहीं कर रखा है तो डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट में जाके कर लो, क्योंकि पेन टैब भी हमारा ख़राब हो चुका है तो मैं आपको समझा पाऊंगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिख के कि कैसे क्या होता है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी डेप्थ में बिल्कुल घुस के अगर सीखना है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट सर्किटिंग वाला कौन सा ऑपरेटर्स में ही डिस्कस किया था हमने, किसी में तो किया था लॉजिकल, हाँ देख लेना। शॉर्ट सर्किटिंग आई बिलीव लॉजिकल ऑपरेटर में ही हमने डिस्कस किया था, देख लेना, आप जाके देख लेना याद से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट करता हूँ, इस तरीके से ना करके हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, कुछ इस तरीके से। अगर हैज़ मैसेज यहाँ पे आपके पास है, मैसेज है बेसिकली, तो ही एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, तो ही यहाँ पे आप ये रन कराना, अदरवाइज नहीं कराना। हैज़ मैसेज, ठीक है। अगर यहाँ पे मैसेज है, ये लगा दो, अगर यहाँ पे मैसेज है तो ही आपका ये कंपोनेंट रन करेगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग बेसिकली होता क्या था ना, देखो अगर पेन टैब होता मैं डेफिनेटली आपको अभी ये दोबारा से बता देता शॉर्ट सर्किटिंग का थोड़ा सा, बट अभी नहीं है तो पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं। यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि एंड ऑपरेटर आपको पता है ना कि दोनों के दोनों ट्रू हैं, तभी आपका ट्रू में इवैल्यूएट हो रहा होता है। बट एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं होता कि ट्रू में इवैल्यूएट हो रहा होता है, यहाँ पे आपको आउटपुट ही एज इट इज़ मिल जाता है। ठीक है, कैसे बताऊँ मैं, देखो इस तरीके से समझो कि इधर से इधर आपका कोड जाता है, ठीक है, इधर से इधर जाता है। अगर ये फॉल्स होता तो डेफिनेटली यहीं पे ख़त्म था खेल, है ना। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, तो अगर आपके स्टार्टिंग में ही फॉल्स मिल गया तो डेफिनेटली आपका यही रिटर्न हो जाएगा और आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहीं पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू है, जो कि है डेफिनेटली, इसके पास कुछ मैसेज है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाय, इसके पास कुछ मैसेज है, दैट मीन्स ट्रूथी वैल्यू है, तो ट्रूथी वैल्यू है तो ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे ट्रूथी वैल्यू है या नहीं। अगर फॉल्सी वैल्यू होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, फॉल्सी वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रू है, ट्रूथी वैल्यू है, तो आपका ये रिटर्न हो रहा होगा, और आगे कुछ नहीं है तो, अगर आगे है तो आगे भी जाके चेक करेगा, कुछ इस तरीके से। और अगर सिंपल तरीके से समझ लिख के प्रॉपर तरीके से मैंने आपको वहाँ पे बताया था, यहाँ पे डेफिनेटली आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कुछ भी, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से ये समझो कि अगर मैसेज है तो ही ये आपको रिटर्न हो रहा होगा, नहीं है तो नहीं हो रहा होगा। अगर मैसेज है तो आपको यहाँ पे हाई दिख रहा है, अगर मैसेज नहीं होगा तो ये आपका नहीं चलेगा। ठीक है, अभी बस इतना ही रखो। और अगर देखना है शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह क्या होता है डिटेल में जाके, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। ठीक है, यहीं पे अब जो लोग रट के बैठते हैं ना, वो इस तरीके से काम कर लेते हैं, उनका काम कर रहा होता है। बट अगर मैं इसको और आगे आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक और एंड ऑपरेटर भी लगा सकता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 नो मैसेज, तो अभी यहाँ पे देखो आपके पास क्या दिख रहा है। रिलोड करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे मैसेज हमारे पास है नहीं, तो देखो मैसेज हमारे पास नहीं है, यहीं पे फॉल्स हो गया। ठीक है, मैसेज नहीं है, फॉल्स ही वैल्यू हो गया, तो यहीं पे फॉल्स हो गया, तो ये पूरा का पूरा यही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डालते हैं, लाइक अगर मैं 0 भी यहाँ पे डाल रखा होता है ना मैंने 0, तो यहाँ पे आप देखो 0 आ रहा है, जो फॉल्सी वैल्यू है वही रिटर्न हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता ही नहीं है, वहीं पे सर्किट ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर ट्रूथी वैल्यू है कुछ, लाइक यहाँ पे मैसेज है हाई, तो यहाँ पे मैसेज अगर हाई है तो डेफिनेटली ये ट्रू है, तो आगे बढ़ेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है क्या, डेफिनेटली यहाँ पे भी है, तो ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पे चेक करेगा कि वैल्यू है क्या, डेफिनेटली यहाँ पे भी है, आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो ये पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। ये रिटर्न नहीं होगा, ये रिटर्न हो जाएगा, नो मैसेजेस। देखो थोड़ा सा अलग सा आपको लग सकता है ये देखने में, जिन्होंने रट रखा है ना रिएक्ट को कि इस तरीके से काम होता है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाते हैं, अगर दोनों ही ट्रू हैं तो यहाँ पे आपका आउटपुट दिख रहा होता है, अगर दोनों में से एक भी, मतलब बेसिकली अगर हैज़ मैसेज नहीं है तो यहाँ पे आपका आउटपुट नहीं दिख रहा होगा। ये रटाई चीज़ें हैं, ये एक्चुअल चीज़ें जो आप यहाँ पे समझ रहे हो। ठीक है, तो अगर मैसेज होगा तो डेफिनेटली आपका ये लास्ट वाला दिख रहा होगा अगर एंड ऑपरेटर लगाते जाते हो तो। अगर बीच में कहीं पे फॉल्सी आ गया वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैं 0 दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉल्सी वैल्यू आ गया, ये रिटर्न हो जाएगा। नहीं समझ आया, छोड़ो, हटाओ। हैज़ मैसेज अगर है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे सिंपल सा हैंड ऑपरेटर लगाओ। अगर मैसेज है
मैसेज है तो आपका ये रिटर्न हो रहा होगा, और अगर मैसेज नहीं है तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं, कहने का मतलब ये अल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं। मैसेज होगा तो ये रिटर्न हो रहा होगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं। ठीक है, और डेप्थ में जाके एक बार जाके देख लेना, शॉर्ट सर्किटिंग बहुत डेप्थ में बताया था मैंने, शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में बताया था मैंने, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी सिंपल तरीके से समझने के लिए यही है कि अगर मैसेज है तो ही आपको दिख रहा होगा जो भी आपने कंपोनेंट रेंडर करा रखा है, और अगर मैसेज नहीं है तो ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड आगे अब है हमारा कि हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ करके रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं। आपको देखने में थोड़ा सा सेम लगेगा, इफ एल्स वाला सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि आप JSX को क्लीन रखो। ठीक है, ये वाले अप्रोच का मतलब बस इतना सा है कहने का कि आप JSX को क्लीन रखो, JSX गंदा मत करो, बाकी जो भी लॉजिक करना है ना आप ऊपर कर लो पहले से। ठीक है, मतलब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ मतलब क्या है यहाँ पे। अच्छा, ये भी कोड चाहिए क्या, तो लो ये भी ले लो। ये क्या था हमारा, ये कुछ तो था, कुछ .jsx, यहाँ पे देख लेते हैं। ये था हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड .jsx, तो इसे हटाओ, RAFC एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करना था, तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे बस इतना सा कि इस तरीके से कंटेंट यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल होगा कंटेंट वाला, कंटेंट। अब इसके अंदर हम लोग अपना JSX डाल देंगे, H1, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। जो हाउ आर यू या जो भी कंपोनेंट हम यहाँ पे दिखाना चाहते थे वो हमने पहले से बना लिया और यहाँ पे डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट तो वैसा ही दिखेगा जैसा दिख रहा होता था। यहाँ पे आके देखते हैं, रिलोड करते हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। 1 मिनट, हमने रिटर्न नहीं कराया गया प्रॉपरली, ऐप वगैरह सब कुछ तो ठीक है। यहाँ पे कंटेंट एंड कंटेंट हमारा यहाँ पे आ भी रहा है। दिक्कत ये है कि हमने यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं दिया है, अभी यहाँ पे ये दिख जाना चाहिए, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये प्रॉपरली आ रहा है। अब यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एज इट इज़ रखो, यहाँ पे आपको कोई रायता नहीं फैलाना है। आपको जो भी कचरा करना है ना आप ऊपर ही कर लो, ऊपर ही सारा लॉजिक लिख दो। मतलब ये कि अभी तक तो मैं इस तरीके से बता रहा था ना, अब आपको कंपोनेंट बना के बताता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट वाला फोल्डर बना लेता हूँ, कंपोनेंट COMPONENT कंपोनेंट है ना, और कंपोनेंट के अंदर मैं 2-3 कंपोनेंट बना लेता हूँ। कंपोनेंट A, क्योंकि बार बार तो यूज़ करना ही है ऑब्वियसली, कंपोनेंट A.jsx, फिर उसके बाद कंपोनेंट B.jsx, न्यू फाइल, कंपोनेंट B.jsx, फिर एक और बारी बना लेते हैं, कंपोनेंट C.jsx, ऑल राइट, RAFC एंड RAFC, यहाँ पे भी RAFC, ऑल राइट। तो ये तीनों कंपोनेंट हमारे बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेफिनेटली तीनों कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लूँगा, और यहाँ पे जो डायरेक्टली इंपोर्ट ही कर लेते हैं, कंपोनेंट A। सजेशन क्यों नहीं आ रहे हैं भैया, सजेशन तो आने चाहिए थे, सजेशन दे दो हमें। कंपोनेंट A नहीं मिल रहा है सजेशन, वाई। कंपोनेंट A सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पे सजेशन तो मिलने चाहिए थे। खुद से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट सजेशन मिलते हैं ना तो जल्दी जल्दी काम होता है हमारा, है ना। इसको क्लोज कर लेते हैं। कंपोनेंट दे दो यार सजेशन, ऐसे मत करो। नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे इंपोर्ट ही कर लेते हैं। इंपोर्ट कंपोनेंट A फ्रॉम ./component/component A। ठीक है, इसी को रेप्लिकेट कर देते हैं, हम भी बहुत होशियार हैं। A, B एंड C। ठीक है, यहाँ पे भी A, B कंपोनेंट एंड ये हमारा हो गया C कंपोनेंट। तो अब हमें यहाँ पे दिखाना है, जो भी हमें यहाँ पे दिखाना होगा अब हम यहाँ पे वेरिएबल में सेव करते जाएंगे, नहीं हमारे दिखता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, तो इस वेरिएबल में जो भी डालेंगे वो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो कंडीशन हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। मान लो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हमेशा की तरह ABC समथिंग समथिंग समथिंग। अब यहाँ पे हम लोग इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, मतलब लॉजिक हमने अलग रख दिया और JSX हमने अलग रख दिया। ठीक है, तो लॉजिक वाला काम सारा यहाँ पे कर लेंगे। और ऑप्शन हमारा A के इक्वल है, और ऑप्शन हमारा A के इक्वल है, तो कंटेंट के अंदर हम लोग कंपोनेंट A को डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से। एल्स इफ ऑप्शन अगर हमारा B के इक्वल है,
तो फिर हम लोग यहाँ पे कंटेंट में कंपोनेंट बी को डाल देंगे, ठीक है। एल्स हम लोग यहाँ पे कंटेंट में कंपोनेंट सी को डाल देंगे। एक मिनट, कंपोनेंट सी, ठीक है। और यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो चुका है, ऑप्शन कर लेते हैं इसे, ऑल राइट। तो पहले जो कर रहे थे अभी भी वही कर रहे हैं। पहले हम लोग पूरा का पूरा बार बार रिटर्न कर रहे थे, अभी यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल के अंदर हमने अपना JSX दे रखा है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ JSX यहाँ पे वेरिएबल में से चेंज करना है JSX को। अब चाहे आप JSX डालो या पूरा का पूरा कंपोनेंट डालो, आपकी मर्जी है। तो कहीं कहीं पे मैं अगर चाहूँ लाइक एल्स इफ अगर ऑप्शन हमारा सी के इक्वल है तो यहाँ पे कंपोनेंट सी दिखा देंगे, एल्स यहाँ पे कंटेंट के अंदर डाल देंगे, कंटेंट के अंदर डाल देंगे H1 अदर कंपोनेंट, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे पूरा का पूरा लॉजिक हमारा यहाँ पे आ गया एंड ये JSX हमारा सेपरेट हो गया। बस इतना सा यहाँ पे करना था हमें एंड अभी यहाँ पे आपका ये परफेक्टली रन कर रहा होगा और आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे अभी ऑप्शन ए है, तो हमारा ये ऑप्शन ए के साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा एंड यहाँ पे कंटेंट के अंदर आपका कंपोनेंट ए आ जाएगा और यहाँ पे कंटेंट में आपका क्या दिख रहा होगा, डेफिनेटली कंपोनेंट ए। तो यहाँ पे आते हैं, रिलोड करते हैं, Ctrl+Shift+I, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ऑल राइट। यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट वेरिएबल में चेंज करने की कोशिश की है जो कि हम नहीं कर सकते डेफिनेटली, तो मैंने इसको लेट बना दिया, ऑल राइट। अभी यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, कंपोनेंट ए आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन को बी कर दूँ तो यहाँ पे आप देखो कंपोनेंट बी आ गया। अगर ऑप्शन को मैं सी कर दूँ तो डेफिनेटली ये सी वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा एंड कंटेंट के अंदर हमारा कंपोनेंट सी आ जाएगा और यहाँ पे कंटेंट रेंडर हो रहा है तो हमारे यहाँ पे सी आ रहा है। अगर मैं कुछ और डाल दूँ RFG कुछ भी रैंडम सा, तो यहाँ पे हमारे पास अदर कंपोनेंट आना चाहिए था। एल्स वाले ब्लॉक में हमने यहाँ पे अदर कंपोनेंट डाल रखा है तो यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पे डालना था R, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अदर कंपोनेंट्स आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आपको JSX बिल्कुल क्लीन चाहिए एंड लॉजिक बिल्कुल क्लीन चाहिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, JSX अलग एंड लॉजिक अलग। और ज़्यादातर टाइम हम लोग इस तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि मैंने अलग क्या कर दिया, अलग कुछ नहीं किया, सब सेम है। इफ एल्स स्टेटमेंट अगर आपको यूज़ करने आता है, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करने आता है, बाकी सारी चीज़ें बस तरीका अलग करने का है, ठीक है, सेम ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या है हमारे पास, कंडीशनल CSS और क्लास नेम। अब ये वाला तो आप डेफिनेटली कर सकते हो खुद से। यहाँ पे आप क्लास नेम में भी इस तरीके से डेफिनेटली वही सेम चीज़ है यार, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ना। इसको मैं अगेन आपको कोड देना पड़ेगा तो यहाँ पे नोट्स के अंदर variable.jsx और यहाँ पे ये डाल देता हूँ मैं RAFC और यहाँ पे मैं H1 हेलो हाउ आर यू और यहाँ पे मैं क्लास नेम यूज़ करता हूँ, क्लास नेम bgred 500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं क्या आ रहा है, bgred आ रहा है, ऑल राइट। अब मैं यहाँ पे कंडीशनली क्लास नेम को या कंडीशनली CSS को मैं रेंडर कराना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँगा, मैं करा सकता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल का नाम दूंगा मैं कलर हमारा यहाँ पे रेड, ऑल राइट। तो मैं चाहता हूँ कि अगर रेड कलर हो तो ही रेड दिखे और अगर रेड ना हो तो हमारा रेड ना दिखे। तो मैं यहाँ पे इसे कंडीशनली रेंडर करा सकता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरीके से टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं अब यहाँ पे वेरिएबल इंसर्ट कर सकता हूँ डेफिनेटली, है ना। ये वाला सिंटैक्स आपको पता है ना, नॉर्मल टेम्पलेट लिटरल का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे वेरिएबल इंसर्ट कर सकता हूँ डेफिनेटली। तो अगर हमारा कलर == रेड है तो मैं यहाँ पे कुछ और करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कुछ और करूँगा। अगर मेरा रेड है तो मैं यहाँ पे bgred 500 दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे bgblue 600 दे दूँगा, कुछ इस तरीके से। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या आ रहा होगा, अभी यहाँ पे हमारा एरर आ रहा होगा आई बिलीव, क्योंकि हमने कुछ सिंटैक्स में मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे कॉमा लगा दिया है जो कि नहीं लगाना था। तो अभी हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, कलर अगर हमारा रेड है तो bgred 500 आना था, अदरवाइज़ ये आना था और यहाँ पे हमने कॉन्स्ट भी छोड़ दिया है। तो इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेड आ रहा है हमारा, अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर दूँ, कुछ और दे दूँ तो यहाँ पे हमारा ये ब्लू आ जाएगा, ठीक है। और नेस्टेड आप डेफिनेटली जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नेस्टेड जाओ। लॉजिक वाला काम आप सारा का सारा यहीं पे कर लो एंड इसको थोड़ा JSX को क्लीन रखने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो कलर रेड है हमारा तो ये आ रहा है, अदरवाइज़ ये आ रहा है। और भी आप कुछ दे सकते हो, जैसे ओपेसिटी यहाँ पे 50 कर लो यहाँ पे आप, तो अगर रेड होगा हमारा ये तो कुछ इस तरीके। तो इस तरीके से आप
CSS में भी कंडीशनल रेंडरिंग करा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको JSX में या कंपोनेंट्स वगैरह में ही कंडीशनल रेंडरिंग करानी है, आप CSS में भी करा सकते हो। आप पूरा का पूरा CSS क्लास बना के यहाँ पे कंडीशनल रेंडर करा सकते हो। लाइट डार्क मोड वाला काम यहाँ पे कर सकते हो। एंड क्लास नेम का भी यूज़ कर सकते हो, टेलविंड CSS अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंडीशनल रेंडरिंग विथ स्टेट, अब मज़ा आएगा क्योंकि अब हम लोग डायनामिकली काम कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। वो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि बटन क्लिक करने पे ये हो रहा है एंड फिर दोबारा से बटन क्लिक करने पे ऐसा हो जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें करने के लिए, सारी की सारी चीज़ों को करने के लिए डेफिनेटली हमें स्टेट्स की नीड पड़ेगी। देखो कैसे, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। स्टेट ही हमारा एक ऐसा चीज़ है, एकमात्र ऐसा चीज़ है जिसको कि हम चेंज करते हैं तो पूरे के पूरे UI में रिफ्लेक्ट करता है वो। एग्री करते हो आप लोग? तो डेफिनेटली हम यहाँ पे स्टेट का यूज़ करके वो काम कर सकते हैं। कॉन्स्ट मैं यहाँ पे बना लूँगा टॉगल सेट टॉगल, ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे फॉल्स रख दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे डेफिनेटली JSX लिखना है तो कुछ इस तरीके से मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा टॉगल अगर हमारा ट्रू है तो कुछ करना, और अगर ट्रू नहीं है तो कुछ करना। मान लो टॉगल अगर हमारा ट्रू है तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ डिव नहीं, H1 में दिखाते हैं, थोड़ा सा अच्छा बड़ा सा लगेगा। मेरा मैसेज ये है, ठीक है। और अगर टॉगल ट्रू नहीं है तो मैं यहाँ पे H1 में दिखाऊंगा टॉगल पे क्लिक करो, ठीक है। टॉगल पे क्लिक करते ही टॉगल ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा मेरा मैसेज ये है, और वापस से अगर टॉगल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दिखना चाहिए। तो बेसिकली मैं कंडीशनली रेंडर करा रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमारा फॉल्स है तो यहाँ पे दिखेगा टॉगल पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे आ रहा है टॉगल पे क्लिक करो। और अगर टॉगल को मैं यहाँ पे ट्रू कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूंगा कि टॉगल ट्रू हो चुका है, ऐसा दे देते हैं, टॉगल ट्रू हो चुका। आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहो, मैं बस समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, टॉगल ट्रू हो चुका है। तो अभी ये काम हम लोग एक बटन के हेल्प से करेंगे। बटन क्लिक लगाएंगे डेफिनेटली, और उसमें अगर टॉगल ट्रू होगा तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देंगे। ये काम तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग वगैरह अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं और बटन में टॉगल लिख देते हैं और यहाँ पे ऑन क्लिक, और चलो फंक्शन भी यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। यहीं पे फंक्शन बना लेंगे और सेट टॉगल कर देंगे नॉट ऑफ टॉगल। ध्यान से देखो, नॉट ऑफ टॉगल। अगर मैं यहाँ पे अभी जैसे क्या है, ट्रू है तो मैंने यहाँ पे अगर फॉल्स कर दिया तो टॉगल पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया। लेकिन अब जब दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉल्स ही रह रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। तो मैं यहाँ पे नॉट ऑफ टॉगल करूँगा, तो अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे अब जब मैं क्लिक करूँगा टॉगल पे तो टॉगल ट्रू हो चुका है, मैं इसे बंद कर देता हूँ, टॉगल बंद हो चुका है। टॉगल पे क्लिक करो ये बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो की जगह यही कर देते हैं हम लोग कि टॉगल फॉल्स हो चुका है। अब अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स रखते हैं। तो यहाँ पे टॉगल फॉल्स हो चुका है, टॉगल करेंगे, टॉगल ट्रू हो चुका है, टॉगल फॉल्स हो चुका है, टॉगल ट्रू हो चुका है। तो इस तरीके से आप कंडीशनली रेंडर कर सकते हो स्टेट के हेल्प से। स्टेट में डेफिनेटली जब भी आप कुछ चेंज करते हो तो पूरे के पूरे UI में रिफ्लेक्ट करता है, री रेंडर होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो जैसे स्टेट में चेंज करेंगे, टॉगल हमारा चेंज हुआ तो कंडीशनली ये सारी चीज़ें भी हमारी चेंज हो रही है डेफिनेटली, है ना। तो बहुत आसान है, बस वही अगेन मैं बोल रहा हूँ 2-3 चीज़ें, शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह, लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह आपके क्लियर हो, एंड नॉर्मल टर्नरी ऑपरेटर्स वगैरह अगर आपके क्लियर है तो कंडीशनल रेंडरिंग में अलग कुछ नहीं है, ठीक है। और लगभग हर लेक्चर में मैं बोल चुका हूँ कि ये पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट ही, अलग कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब आते हैं रिटर्निंग नल। तो नल वाला तो हमने देख ही लिया कि अगर आपको कंप्लीटली कुछ हाइड करना है तो आप नल रिटर्न कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं टॉगल हमारा अगर फॉल्स है तो हमें यहाँ पे कुछ दिखाना ही नहीं है, तो मैं ऊपर में यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा, अगर नॉट ऑफ टॉगल है हमारा तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नल। तो यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं होगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अगर टॉगल नहीं है जो कि फॉल्स है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप इस तरीके से कंडीशन लगा सकते हो। तो काफ़ी बारी आप देखोगे इस तरीके से कंडीशन लगाया हुआ कि अगर वहाँ पे, ज़्यादातर ऐसा काम हम पॉपअप में करते हैं, ठीक है, कि अगर पॉपअप हमारा फॉल्स है तो स्टार्टिंग में ही हम नल रिटर्न कर देते हैं ताकि कुछ भी कंपोनेंट वहाँ पे हमारा आ ही ना रहा हो,
ठीक है। तो टॉगल अगर नहीं है तो रिटर्न नल। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो डेफिनेटली। तो रिटर्निंग नल मीन्स रेंडर नथिंग, कुछ भी रेंडर नहीं करना है। कॉमन इन मॉडल और पॉपअप कंपोनेंट्स, अगर पॉपअप वगैरह बना रहे हैं, मॉडल वगैरह बना रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग। और डेफिनेटली मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है, बना के दिखाऊंगा इस लेक्चर में, नहीं प्रोजेक्ट्स में। एंड अब थोड़ी सी और एडवांस चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप कंपोनेंट्स को कंडीशनली भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो। थोड़ा बहुत वेरिएबल जैसा लगेगा, जैसे वेरिएबल में हम लोग कंपोनेंट को डाल रहे थे वैसा ही लगेगा, लेकिन यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे आपको नोट्स देना है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ state.jsx, और ये हो गया हमारा, ठीक है, RAFC। तो अभी मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए थे डेफिनेटली, तो उन कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे अगेन यूज़ करने की कोशिश करूँगा। कंपोनेंट A इस तरीके से नहीं, from./component/component A, और इसी को यहाँ पे रेप्लिकेट कर देते हैं। ये हो गया हमारा कंपोनेंट B, एंड ये हो गया हमारा कंपोनेंट B एंड कंपोनेंट C। तो इतना तो आपको पता है अभी तक, इतना तो आपको पता है। अगर मैं इस तरीके से कंपोनेंट A को यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली। ये देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से कंपोनेंट A को यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं कंपोनेंट B को यूज़ करना चाहूँ, मैं कंपोनेंट B को भी यूज़ कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे कंडीशनली रेंडर भी कर सकता हूँ डेफिनेटली। लेकिन कंडीशनली कंपोनेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो आप, ये हमें सीखना है। मतलब ये अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट इस तरीके से कंपोनेंट वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएबल जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कंपोनेंट को असाइन कर रहे हैं इस तरीके से। कंपोनेंट A, ये वाला जो कंपोनेंट है ये हम असाइन कर रहे हो, इस कंपोनेंट को यहाँ पे एज ए कंपोनेंट ही यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, वो करली ब्रेसेस वाला सिंटैक्स हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि कंपोनेंट A हमारा इस कंपोनेंट के अंदर है, और यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। पूरा का पूरा कंपोनेंट यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं इस तरीके से पूरा का पूरा कंपोनेंट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा एरर। कंट्रोल शिफ्ट आई अगर मैं करूँ, अगर आप पूरा का पूरा कंपोनेंट डाल रहे होते तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कंपोनेंट करना होता है, एंड आप यहाँ पे आप कंपोनेंट देख सकते हो। लेकिन मैं कंपोनेंट नहीं डाल रहा हूँ पूरा का पूरा एक वेरिएबल में, मैं कंपोनेंट ही इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंपोनेंट A, इस तरीके से, ठीक है, कंपोनेंट A। तो ये वाला जो वेरिएबल है आपका, ये आपका कंपोनेंट A है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से नॉर्मल कंपोनेंट जैसे यूज़ करते हैं उस तरीके से मैं यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट की तरह इसे यूज़ कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंपोनेंट A का रेफरेंस डाल दिया, नाम डाल दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो वेरिएबल है वो कंपोनेंट A कंसीडर कर रहा है, एंड यहाँ पे जैसे ही हम इस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे तो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट A आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कंडीशनली इसे रेंडर कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे अगर ऑप्शन बना दूँ या टॉगल बना दूँ, टॉगल के ऑप्शन ही बना देते हैं, कॉन्स्ट ऑप्शन इज इक्वल टू A, और यहाँ पे ऑप्शन अगर हमारा A के इक्वल है तो हम यहाँ पे कंपोनेंट A सिलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ हम कंपोनेंट B सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। तो अगर हमारा ऑप्शन A के इक्वल है तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट A सिलेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो कंपोनेंट है ये आपका कंपोनेंट A है, ठीक है, ये कंपोनेंट A को रेफर कर रहा है। एंड अगर हमारा ऑप्शन कुछ B है तो ये हमारा कंपोनेंट B सिलेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये तो फॉल्स हो गया ना, तो फॉल्स हो गया तो ये तो चलेगा नहीं, ये चलेगा। तो कंपोनेंट B हमारा सिलेक्ट हो गया है, एंड ये वाला जो कंपोनेंट वाला वेरिएबल ये हमारा कंपोनेंट B को रेफर कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट की तरह इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट की तरह। तो कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो कंपोनेंट B आ रहा है आपका अभी, ठीक है, और यहाँ पे तो A ही रहने दो, यहाँ पे B कर लो। अगर मैं B डालूँ तो यहाँ पे आपका B आ रहा है, अगर मैं A डालूँ तो आपका यहाँ पे A आ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा सिंटैक्स छोटा सा सिंटैक्स है, बस डिफरेंट है थोड़ा सा सिंटैक्स वाइज, बाकी अलग कुछ नहीं है, उसी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब और आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं। यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, अब ये आप खुद से करोगे। व्हेन यू हैव 3 और मोर कंडीशंस, इफ एल्स स्टेटमेंट भी आपका थोड़ा सा लंबा सा लगता है देखने में, तो आप यहाँ पे स्विच के स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, और ये सारी की सारी चीज़ें आपने जावास्क्रिप्ट में कर रखी है डेफिनेटली। तो अब इफ एल्स स्टेटमेंट मैंने बता दिया, तो स्विच में कुछ डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे आप स्विच केस लगाओगे, यहाँ पे आप जो भी आपका जिस बेसिस पे भी आपको करना है, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जैसे हमने स्टेटस पास किया है, आप यहाँ पे ऑप्शन पास कर दोगे, केस वाइज आप बना लोगे कि क्या केस आपको यहाँ पे रन कराना है। स्विच अगर आता है तो वही सेम चीज़ है, अलग कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आपको रिटर्न करना है JSX अपना, या कंपोनेंट रिटर्न करना है, आपकी मर्जी, आप जो रिटर्न करना चाहो आप कर सकते हो। लो यार ये भी करके दिखाई देता हूँ।
यहाँ पे आ जाओ, ये क्या था हमारा, ये था हमारा सिलेक्ट कंपोनेंट, यहाँ पे select.jsx और यहाँ पे डाल देता हूँ RAFC। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रिटर्न हटा दो और यहाँ पे आप स्विच यूज़ कर लो इस तरीके से। सिंपल है, स्विच भी सिंपल है, स्विच आपने पहले भी पढ़ रखा होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे ऑप्शन अगेन मैं बना देता हूँ ऑप्शन ए और यहाँ पे मैं ऑप्शन डाल देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे केसेस बनाता चला जाऊँगा। अगर केस हमारा ए से मैच कर रहा है तो कुछ रिटर्न कर दूंगा, बी से मैच कर रहा है तो कुछ रिटर्न कर दूंगा, सी से कर रहा है तो कुछ रिटर्न कर दूंगा। ये और ईजी लगता है थोड़ा सा देखने में अगर मल्टीपल आपके पास कंडीशंस हैं तो जैसे मैं यहाँ पे केस ए ले लेता हूँ, तो अगर ए है तो मुझे रिटर्न कराना है कुछ, मान लो मैं कंपोनेंट ए ही रिटर्न कराना चाहता हूँ, तो अगेन मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कंपोनेंट ए फ्रॉम ./component ए, ऑल राइट। और यहाँ पे कंपोनेंट बी, ठीक है, बी आ गया हमारा यहाँ पे, और कंपोनेंट सी आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारे केस ए है तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट ए रिटर्न कर दूंगा, कंपोनेंट ए रिटर्न कर दूंगा इस तरीके से, एक्चुअली इस तरीके से। ठीक है, और अगर हमारा केस बी है तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा कंपोनेंट बी। ठीक है, और अगर हमारा केस सी से मैच करता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा कंपोनेंट सी। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट केस में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, डिफ़ॉल्ट में, डिफ़ॉल्ट ध्यान से दे देना, डिफ़ॉल्ट मिस मत करना। डिफ़ॉल्ट में आप अगर कुछ नहीं करना चाहते हो तो नल दे दो, अदरवाइज़ अगर आप कुछ और दिखाना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ पे अदर कंपोनेंट दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अदर कंपोनेंट एक बना देता हूँ। ठीक है, तो ये अगर ए से मैच करेगा, ए वाले केस से मैच करेगा तो ए दिख जाएगा, अगर ये बी वाले से मैच करेगा तो बी दिख जाएगा, सी वाले से मैच करेगा तो सी वाला रिटर्न हो जाएगा, एंड अगर किसी से मैच नहीं करेगा तो अदर कंपोनेंट रिटर्न हो जाएगा। दैट्स इट। और मुझे नहीं लगता है कि स्विच के स्टेटमेंट भी आपको समझाने की ज़रूरत है ना। स्विच के स्टेटमेंट आपको, मुझे नहीं लगता है आपको समझाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे कंपोनेंट ए आ रहा है, एंड यहाँ पे अगर मैं बी करता हूँ तो यहाँ पे बी आ रहा है, सी करता हूँ तो यहाँ पे सी वाला रिटर्न हो रहा है, और अगर मैं कुछ डी कर देता हूँ तो अदर कंपोनेंट्स हमारे आ रहे हैं। तो ये तो देख के भी आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ, स्विच केस इस तरीके से हमारा काम करता है। तो बहुत ईजी है ये भी। तो बस कोड रीडेबल बनाने का तरीका और कुछ नहीं है। ठीक है, यूजिंग मैपिंग। अब ये मैपिंग वाला भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। लाइक यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसे अगेन आपको नोट्स में दे दूँ। ये क्या था हमारा, स्विच था ना, switch.jsx, और यहाँ पे RAFCE, एंड यहाँ पे अभी मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑल राइट, तो मैं कॉन्स्ट एक स्टेटस ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं की के बेसिस पे आपका कंपोनेंट रेंडर कर रहा हूँ। नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे यूज़ करते हैं ना, कुछ उस तरीके से, और इसी को मैं मैपिंग बोल रहा हूँ। डेफिनेटली मैप करके हम अपना काम कर रहे हैं। लाइक हमारा स्टेटस अगर लोडिंग है तो मैं यहाँ पे H1 में इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ, लोडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कंपोनेंट पास कर सकते हो हमेशा की तरह, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। कंपोनेंट पास कर दो या कुछ इस तरीके से आप दे दो। तो लोडिंग एरर, ठीक है, एरर में मैं यहाँ पे दे दूँगा एरर आ गया, और फिर मैं यहाँ पे कुछ और दिखा देता हूँ, सक्सेस, है ना, H1 सक्सेसफुल। ऑल राइट, तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स मैंने बेसिकली बना दिए हैं, और तीनों हमारे इस ऑब्जेक्ट में सेव हैं, लोडिंग, एरर और सक्सेस। तो अभी से एक्सेस करने का तरीका तो आपको पता ही है। जैसे मैं CLG करके आपको दिखाता हूँ। CLG किया मैंने, स्टेटस, और अगर मुझे स्टेटस अगर सिर्फ देखना है तो मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखेगा पूरा का पूरा, ये देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर उसी में से मुझे एरर चाहिए तो मैं यहाँ पे डॉट नोटेशन से एक्सेस कर सकता हूँ एरर, है ना। तो यहाँ पे मुझे एरर वाला दिख रहा होगा, ये देखो रिलोड करता हूँ मैं, एरर के अंदर जो था वो मुझे दिख रहा है। अब ये पूरा का पूरा एक आपके पास JSX है, HTML है बेसिकली, तो इस तरीके से आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे सक्सेस वाला चाहिए तो मैं सक्सेस वाला देख सकता हूँ डेफिनेटली। तो यहाँ पे मेरे पास सक्सेस वाला आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से करोगे तो चिल्ड्रन में आपको दिख रहा है ये सक्सेसफुल, ठीक है, जो कि यहाँ पे है आपके पास। और एक तरीका है, ये वाला तरीका तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमें वेरिएबल के बेसिस पे काम करना है। यहाँ पे एक कॉन्स्ट स्टेटस ऑप्शन एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, और ये स्टेटस ऑप्शन में हमारे पास लोडिंग, एरर, सक्सेस कुछ भी आ सकता है। तो इसके बेसिस पे मैं इसे रेंडर करूँगा यहाँ पे। कैसे, देखो,
तरीका क्या है हमारे पास, वेरिएबल अगर हमें इंसर्ट करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टेटस ऑप्शन वेरिएबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर वेरिएबल में हमारा लोडिंग है तो स्टेटस ऑफ लोडिंग दिखेगा, दैट मीन्स ये हमारा ये दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास एरर होगा तो हमारा ये एरर वाला की में जो भी कंपोनेंट है हमारा वो दिख रहा होगा। नॉर्मल ऑब्जेक्ट तो आपने कर ही रखा है। रिलोड करते हैं, ये देखो आपके पास एरर वाला आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये पूरा का पूरा रेंडर करा देंगे, इस तरीके से यहाँ पे ये रिटर्न कर देंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर एरर है हमारा तो एरर वाला दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर हमारा लोडिंग होगा, लाइक मैं यहाँ पे ऑप्शन में लोडिंग कर दूँ। अब ये सेम चीज़ आप स्टेट में भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप स्टेट भी बना सकते थे। जैसे मैं इसे चलो एक स्टेट ही बना के दिखा देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। तो स्टेटस ऑप्शन कॉमा सेट स्टेटस ऑप्शन इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड यहाँ पे फॉल्स नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट मैं रखना चाहता हूँ लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अभी क्या दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे दिख रहा है लोडिंग। ऑल राइट, अब मैं बटन क्लिक पे चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं बटन क्लिक पे चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे JSX यूज़ करना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए। ऑल राइट, और मैं यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ। बटन में मैं लिख देता हूँ लोडिंग, और फिर एक और बटन बनाता हूँ। बटन में मैं लिखता हूँ सक्सेस, फिर एक और बटन बनाता हूँ मैं। बस समझाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बाकी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में करोगे कुछ इसी तरीके से, लेकिन अलग चीज़ करोगे। सक्सेस एंड एरर। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ, ऑन क्लिक, और यहाँ पे सेट ऑप्शन स्टेटस ऑप्शन में मैं यहाँ पे लोडिंग सेट कर दूंगा। और इसी तरीके से हमारे पास और भी बटन्स हैं, तो और भी बटन्स में मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लगा दूंगा इस तरीके से। इसमें लग गया ऑन क्लिक, इसमें भी लग गया ऑन क्लिक। ठीक है, तो अगर लोडिंग वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो स्टेटस ऑप्शन में मैं लोडिंग डाल दूंगा, तो लोडिंग वाला कंपोनेंट हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगर मैं सक्सेस पे क्लिक करता हूँ तो सक्सेस वाला कंपोनेंट हमारा दिख जाएगा। और मैं एरर पे क्लिक करता हूँ तो एरर यहाँ पे स्टेटस ऑप्शन में आ जाएगा। तो एरर के हिसाब से स्टेटस ऑफ एरर, दैट मीन्स ये वाला कंपोनेंट हमें दिख रहा होगा। ठीक है, रिलोड करते हैं, देखो लोडिंग दिख रहा है, सक्सेस पे क्लिक करूँगा सक्सेसफुल दिख रहा है, एरर पे क्लिक करूँगा एरर दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से भी हमारा यहाँ पे मैपिंग होके भी काफ़ी बार काम होता हुआ दिख रहा होता है। आपको हो सकता है कोड में दिख जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से भी काम कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, अब सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। जितने भी सिंटैक्सेस मैंने आपको बताए, जितने भी तरीके मैंने आपको बताए, सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। बस ध्यान आपको कुछ चीज़ें रखनी है, जो कि मैं अभी आपको ये समझ में आ गया ना इतना सा, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसी ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो भी आपके पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा। तो स्टेटस ऑफ लोडिंग होगा तो लोडिंग दिख जाएगा, एरर होगा एरर दिख जाएगा, सक्सेस होगा सक्सेस दिख जाएगा। की के बेसिस पे आपका वैल्यू दे रहा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैपिंग का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि कब क्या आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मिस्टेक्स आप देख लो यहाँ पे। तो ये सारी की सारी मिस्टेक्स जो बिगनर्स ज़्यादातर करते हैं वो आपको नहीं करना है। राइटिंग ऑफ इनसाइड JSX, ये क्या लिखा है मैंने, राइटिंग इफ इनसाइड JSX, इफ एल्स स्टेटमेंट को आपको JSX के अंदर यूज़ नहीं करना है, तो पहले ही भी मैंने बताया। नेस्टिंग टू मैनी टर्नरी ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा नेस्टिंग नहीं करना है। फॉरगेटिंग टू हैंडल एल्स केस एम्प्टी UI। ठीक है, एल्स केस आपको भूलना नहीं है, या तो नल रिटर्न कर देना है, या अगर आपको कुछ UI चाहिए अल्टरनेट ऑप्शन में तो वो दिखा देना है। अदरवाइज आप एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो अगर कुछ भी नहीं दिखाना है तो, या नल रिटर्न कर दो, वो भी सही तरीका है। लेकिन एल्स केस आपको भूलना नहीं है, अदरवाइज हो सकता है कहीं ना कहीं आपके बग आने के चांसेस हो। एंड फिर यूजिंग डबल इक्वल टू इंस्टीड ऑफ ट्रिपल इक्वल टू, काफ़ी बारी आप डबल इक्वल टू भी यूज़ कर लेते हो, जो कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा बिहेवियर क्रिएट करता है। यहाँ पे आपको पता होगा कि ट्रिपल इक्वल टू हमारा स्ट्रिक्टली चेक कर रहा होता है, डबल इक्वल टू उतना स्ट्रिक्टली चेक नहीं कर रहा होता। और इंटरनल वर्किंग के बारे में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में आइडिया दिया भी था। तो आप ध्यान से यहाँ पे बस ये याद रखो कि आप ज़्यादातर टाइम ट्रिपल इक्वल टू यूज़ कर रहे होगे, डबल इक्वल टू यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली ही चेक कर रहे होगे ताकि आपका कोई अनएक्सपेक्टेड सा बिहेवियर ना आए इन फ्यूचर में। ठीक है, तो आप ट्रिपल इक्वल टू यहाँ पे यूज़ कर रहे होगे। बिगिनर्स ज़्यादातर यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज़ कर लेते हैं इंस्टीड ऑफ ट्रिपल इक्वल टू। तो ये मैंने लिख रखा है कि ये सारी की सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। फॉरगेटिंग रिटर्न नल, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ पे नल रिटर्न कर दो। अगर कुछ भी वहाँ पे आपको रेंडर कुछ भी नहीं करना है तो डेफिनेटली आप रिटर्न नल करो, ऐसे खाली मत छोड़ो। ऑल राइट,
तो अब आगे क्या क्या चीज़ें करनी है वो थोड़ा सा टिप्स ले लो। एक्सट्रैक्ट कंडीशनल लॉजिक इनटू स्मॉल फंक्शंस, ठीक है। जो भी कंडीशनल लॉजिक है आपको छोटे छोटे फंक्शंस में आपको ब्रेक करना है, मॉड्यूलर बनाने की कोशिश करना है कोड को। लॉजिक्स को सेपरेट रखने का ज़्यादातर कोशिश करना है, यूआई सेपरेट हो, लॉजिक सेपरेट हो, और ज़्यादातर मॉड्यूलर बनाने के लिए आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। प्रोजेक्ट जब भी करेंगे ना हम लोग तो ये आपको आइडिया लग रहा होगा। कीप JSX क्लीन, लॉजिक आउटसाइड, यूआई इनसाइड, ठीक है। JSX के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि यूआई रखो, ठीक, और थोड़े बहुत टर्नरी ऑपरेटर डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मेजर लॉजिक है ना वो आप JSX के बाहर रखने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद प्रीफर रीडेबिलिटी ओवर कॉम्पैक्टनेस, आप रीडेबिलिटी पे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, दैट मीन्स कोड रीडेबल होना चाहिए, ना कि आप कोड को छोटा करने के लिए आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किए जा रहे हो, भर भर के नेस्टिंग किए जा रहे हो, तो कोड छोटा तो हो जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा भद्दा लगेगा, रीडेबल नहीं होगा, वो कोई समझ नहीं पाएगा। तो रीडेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ताकि अगर आपका कोड कोई और डेवलपर भी समझने की कोशिश करता है तो वो आपके कोड को समझ पाए, इतना सा आपको ध्यान रखना है। फॉर मल्टीपल कंडीशंस यूज स्विच और मैपिंग, अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं आपके पास, तो डेफिनेटली आप स्विच यूज़ कर लो या फिर मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो नॉर्मल केसेस में जहाँ पे एक दो कंडीशंस हैं आपके पास, छोटे छोटे कंडीशंस हैं, वहाँ पे आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करोगे। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो स्विच एंड मैपिंग यूज़ करोगे। बाकी अगर आपको कहीं लग रहा है कि मुझे यूआई पूरा का पूरा सेपरेट एंड लॉजिक पूरा का पूरा अलग सेपरेट रखना है, फंक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आप वहाँ पर वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो, एंड अगेन मैपिंग वगैरह तो आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें हो सकती थी ना कंडीशनल रेंडरिंग में, मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी है। और पेन डेप्थ थोड़ा हमारा बिगड़ गया, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि मुझे जो और एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मैं देखूंगा डेफिनेटली कि हमारा जल्दी से जल्दी वापस से वो एक और पेन टैब आ जाए एंड फिर मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। बट अभी के लिए तो इस तरीके से काम चला लो, और मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने ठीक ठाक एक्सप्लेन कर दी बिना पेन टैब के भी, है ना। तो मज़ा आया होगा, आई होप सो, एंड थैंक यू वेरी मच। अभी तक के लिए इतना ही, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।